जी, तो हमने आज करना है नेफ्रॉन्स के फंक्शंस के बारे में। तो इसके जो फंक्शन है कि फिल्ट्रेशन कराता है, रीअब्जॉर्प्शन कराता है, सिक्रीशन कराता है और एक्सक्रीशन कराता है। तो पहले हम फिल्ट्रेशन देखेंगे कि फिल्ट्रेशन हमारी बोमेंस कैप्सूल में होती है और 1/5 ऑफ प्लाज्मा जो है ना यहाँ पर फिल्टर्ड होता है, बाकी एफरेंट में जाके होता है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस इसमें आपको जो चीज़ याद रखनी है, फिल्ट्रेशन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में रेड ब्लड सेल्स और लार्ज प्रोटीन्स फिल्टर्ड नहीं होंगे, बाकी सब चीज़ें फिल्टर्ड हो जाएंगी। अब हम जरा इसको डिटेल में देखते हैं। उनका जो पहला फंक्शन है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, ठीक है, जो कि बोमेंस में होता है। अब बोमेंस कैप्सूल है ये हमारे पास, ठीक है। ये जो आर्टरीज हैं इसके थ्रू ब्लड जो है ना बोमेंस कैप्सूल के अंदर एंटर होता है, एफरेंट और इफरेंट आर्टरी के थ्रू, ठीक है। और फिर वो जाता है इन बॉल ऑफ कैपिलरीज के पास, जिसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको ग्लोमेरुलस। तो फिर क्या करते हैं कि ये जो ब्लड है वो एफरेंट के थ्रू एंटर होता है, ठीक है, और इफरेंट के थ्रू ये वापस बाहर जाता है। अब जो हमारे पास जो एफरेंट आर्टरीज है ना, ये जो है ये सिग्निफिकेंटली लार्ज होती हैं इफरेंट के मुकाबले में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि लार्ज इनलेट, ज्यादा इनलेट मतलब अंदर ब्लड ज्यादा है और बाहर जो है वो कम जा रहा है, ठीक है। लार्ज इनलेट एंड स्मॉल आउटलेट। और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो ब्लड हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर होता है इन कैपिलरीज का वो यूजुअल से जो है ना वो हाई हो जाता है। तो फिर जो हाइड्रोस्टेटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या करता है, हाइड्रोजन को मतलब पानी को और सोल्यूट्स को ब्लड प्लाज्मा से लेके जाता है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू, और कहाँ लेके आता है, इस नेफ्रॉन के कैप्सूल में। और जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है ना वो छननी नहीं होता, पूना नहीं होता, वो एज अ फिल्टर काम कर रही होती है, ठीक है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो है वो सीव की तरह काम कर रही होती है और सिर्फ स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स है ना वो सिर्फ उनको अलाउ करती है कि वो आगे फर्दर पास हो सके। अगर हम नॉर्मल फिल्ट्रेशन रेट जो फिल्ट्रेशन वॉल्यूम है उसकी बात करें तो वुमेन्स में 150 लीटर पर डे होता है, जबकि मेंस में 180 लीटर पर डे होता है। 1% यूरिन हमारा एक्सक्रीट होता है, बाकी 99% रीएब्सॉर्ब हो जाता है, देन बैक टू द ब्लड एज द फिल्ट्रेट फ्लोज थ्रू द लॉन्ग रीनल ट्यूब्यूल। और ये किस वजह से हो सकता है, क्योंकि जो एफरेंट आर्टरियोल्स है ना जब वो एक्साइटेड होती हैं, जब एफरेंट जो आर्टरियोल्स हैं वो बोमेंस कैप्सूल को एक्साइटेड करती हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रांचेस जो हैं वो एक नेटवर्क बनाती हैं जिसको हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, जिसने रीनल ट्यूब्यूल को सराउंड किया हुआ होता है। मैं आपको आगे इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ कि हमारा जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का जो नेटवर्क है वो किस तरह का होता है। ठीक हो गया। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है कि जो प्लाज्मा हमारा जो है ना, ये बोमेंस कैप्सूल में जो प्लाज्मा हमारा फिल्ट्रेट हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिर क्या होती है, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है ये फर्दर कहाँ जाती है, आगे से यहाँ से जाते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स की तरफ, ताकि फर्दर यूरिन का प्रोसेस हो सके। अब जो ये फर्दर प्रोसेस है ना, जो आगे यूरिन का हमने आगे ये रीनल ट्यूब्यूल में स्टार्ट होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनिशियल ग्लोमेरुलर फ्लूइड जो है वो फिल्टर हुआ हमारे बोमेंस स्पेस में, ठीक है। बोमेंस स्पेस से फिर जो है ना कुछ कंटेंट्स जो है ना वो यूरिन के साथ एक्सक्रीट जो है ना वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से, जैसे सोडियम हो गया हमारे पास, ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया और अमीनो एसिड्स, ये यहाँ पर क्या हो जाते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ पर तकरीबन 2/3 ऑफ जो फिल्टर्ड साल्ट्स और वाटर या ग्लूकोज है ना वो रीएब्जॉर्ब होते हैं, हो गया। तो वी डोंट वांट टू लूज ग्लूकोज, ठीक है, ये हार्ड एंड स्टफ है जो कि एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है। वी ऑल्सो डोंट वांट टू लूज नेसेसरली सोडियम क्लोराइड एज मच एज वेल, कि ये सब अचीव्ड होता है किस मेथड की वजह से, रीएब्जॉर्प्शन के मेथड से। रीनल ट्यूब्यूल की होल लेंथ को जो सराउंड किया हुआ है ना, उन ब्लड वेसल्स ने सराउंड किया हुआ है, जिसको हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ओके। सो व्हाटएवर दैट गेट्स रीअब्सॉर्ब पास बैक इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, इस प्रोसेस को हम रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। इस एब्जॉर्प्शन नहीं कहेंगे, रीअब्सॉर्प्शन कहेंगे। क्यों? क्योंकि सेम न्यूट्रिएंट्स हैव बीन एब्सॉर्ब्ड वंस फ्रॉम आवर गट टू इन आवर ब्लड बाय द सिमिलर मैकेनिज्म। हमारे पास जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पे तकरीबन वाटर और सोडियम क्लोराइड 70% तक रीएब्सॉर्ब्ड होगा, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स मोर देन 95% यहाँ पर रीएब्सॉर्ब्ड होंगे। फिर फिल्ट्रेट जो है वो पास होता है हमारी इस लूप में, लूप ऑफ हेनले में, सॉरी, ठीक है। लूप ऑफ हेनले भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, जैसे कि इसमें सोडियम तकरीबन 25% तक रीअब्जॉर्ब होती है, कैल्शियम भी 25% तक होती है, पोटेशियम 20% रीअब्जॉर्ब होती है और मैग्नीशियम 60% होती है। तो लूप ऑफ हेनले का मेजर रोल है यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन में।
अच्छा, जैसे कि हमें पता है कि किडनी के 2 हिस्से होते हैं, एक मेडुलरी होता है और एक कॉर्टेक्स होता है। मेडुला में ना हाई साल्ट्स प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? और क्योंकि किस वजह से कि लूप ऑफ हैनली है मेडुला में, वहाँ पे साल्ट ज़्यादा होते हैं। हैनली के 2 लिम्ब्स होते हैं, एक असेंडिंग लिम्ब होता है और एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है। अब असेंडिंग लिम्ब के पास आयन चैनल्स होते हैं जो कि आयंस को बाहर निकालते हैं। सोडियम और क्लोराइड जिसके थ्रू बाहर निकलते हैं। सोडियम और क्लोराइड जो रीनल मेडुला है उसको और ज़्यादा सॉल्टी बना देते हैं, जबकि वाटर को ये बाहर नहीं जाने देता क्योंकि इसके पास चैनल्स है ही नहीं है जिसके थ्रू वाटर बाहर जाए। लेकिन डिसेंडिंग लिम्ब के पास जो है ना एक्वापोरेंस चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू वाटर बाहर जा सकता है, और ये दैट मेक्स इट फ्रीली परमिएबल टू वाटर। वाटर जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब के थ्रू बाहर जाएगा रीनल मेड्यूला में, इवेंचुअली फिर उधर से जाएगा ब्लड वेसल्स में और फिर रीएब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। तो मेडुलरी रीजन जो है वो सॉल्टी हो जाएगा, ठीक है। लूप ऑफ हैनली जो है ये बहुत लंबी होती है क्योंकि ये वाटर को बाहर जाने के लिए काफ़ी टाइम देती है। ये मेजर मैकेनिज्म है जिससे हम ढेर सारा पानी वापस ले सकते हैं जो कि फ़िल्टर्ड होता है रीनल कॉर्पस्कल के लेवल पे, ठीक है। फिर लूप ऑफ हैनली से पानी जाता है कहाँ पर? डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शंस होती है कैल्शियम और सोडियम की, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सिक्रीशन भी होती है। ये प्रोसेस जो है जिसमें ये फाइनल प्रोसेस जो यूरिन फॉर्मेशन का सिक्रीशन वो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में होती है, और ये रीअब्जॉर्प्शन का ऑपोजिट है सिक्रीशन, ठीक है। अब जो वेस्ट आयंस हैं या जो हाइड्रोजन आयंस हैं, ठीक है, वो पास होंगे कैपिलरी से जाएंगे किधर? रीनल ट्यूब्यूल्स में। फिर जो फाइनल स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, उस दौरान जो ट्यूब्यूल्स की वॉल्स है ना वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करेंगी, ठीक है। हमारा जो फिल्ट्रेशन के बाद जो ब्लड बचा था ना उसमें जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं हमारी बॉडी के लिए, उसको ये जो ट्यूब्यूल्स की वॉल्स हैं ये उनको रिमूव कर देंगी, ठीक है। फिर जो सिक्रीटेड आयंस हैं वो कंबाइन होके क्या करेंगे? जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट है उसके साथ कंबाइन होंगी और यूरिन बना देंगी। अच्छा, जो मेजर सब्सटेंसेस हैं जो सिक्रीट होते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में, वो क्या क्या हैं? कौन कौन से सब्सटेंसेस सिक्रीट होंगे? हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयंस और अमोनियम आयंस। तो मैकेनिज्म जो सिक्रीशन का है वो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में भी होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा कम होता है। जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में कौन सी सिक्रीशंस होती हैं कि हमारे पास यूरिया सिक्रीट होता है, यूरिक एसिड सिक्रीट होता है, क्रिएटिनाइन सिक्रीट होता है, उसके अलावा हमारे पास कुछ अमोनियम आयंस और सम अदर ड्रग्स जो है वो ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में सिक्रीट होती हैं। अच्छा, ये जो हमारे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है ना इसको हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। कौन से? एक एल्डोस्टेरोन और दूसरा पैराथायरॉयड हार्मोन। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये क्या करती है? ट्यूबुलर फ्लूइड को ये रिसीव करती है सेवरल नेफ्रॉन से। इसका मेन फंक्शन क्या है वो हम देखेंगे कि यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ाना और वाटर को एग्जिट कराना, मतलब ख़त्म वाप टेक आउट करना। तो जब ढेर सारा पानी जो है वो निकाल लिया जाता है और बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है फ्लूइड, तो क्योंकि हमने बहुत सारे सॉल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को रीएब्जॉर्ब किया है, तो हमने ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब किया है, हमने अमीनो एसिड्स को रीअब्जॉर्ब किया है जितना हम कर सकते थे, ठीक है। तो ये वेस्ट क्या होगा फिर जाके यहाँ पर जितना भी वेस्ट है ये सारा आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन ये जाके डंप होगा इस कलेक्टिंग डक्ट में। अब ये हमारे पास यहाँ पर ये कॉमन ड्रेन पाइप हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करके डिफरेंट हाउसेस से ला के यहाँ पर डंप करते हैं कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट का एक दो इम्पॉर्टेंट इसकी जो पॉइंट्स हैं वो आप याद रखें कि एक तो ये मेडुला में डिप हुआ होता है, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है EDH वो कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है, ठीक है, एक्ट करता है ये इसके ऊपर, और ये क्या करता है कि डिसाइड करता है कि यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए या फिर डाइल्यूटेड होना चाहिए। ये जो है EDH जो है ना इस पे एक्ट करके ये डिसाइड करता है। यूरिन जो है वो क्या करता है, जितनी भी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो ड्रेन होती हैं आकर किधर? रीनल पेल्विस में, ठीक है। ये डायलेटेड पोर्शन है किडनी का। यहाँ से ये क्या है कनेक्ट होती है हमारे यूरेटर के साथ। यूरेटर से आगे यूरिन कहाँ जाता है? हमारे ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरेथ्रा में, देन आगे वो क्या हो जाता है? एक्सक्रीट हो जाता है,